ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम दवाब समूह अर्थ प्रकृति और प्रकार। ये कार्यक्रम MA राजनीति शास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारत सरकार और राजनीति की चौथी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम दवाब समूह अर्थ प्रकृति और प्रकार। नमस्कार साथियों, आज हम दबाव समूह, जिसको कि प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते राजनीतिक दलों के साथ साथ हमें दबाव समूह क्या है, क्या काम करते हैं और शासन की नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उससे शासन के निर्णय किस प्रकार बदल जाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यधिक आवश्यक है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि दबाव समूह प्रजातंत्र की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। उनके साथ जो भ्रष्टाचार आदि जो बुराइयां आ रही है वो दबाव समूहों के कारण आ रही है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दबाव समूह लोकतंत्र के पोषक हैं, सहयोगी हैं, उनके पक्ष में हैं। और जहां जहां राजनीतिक दल जनता का नेतृत्व करने में या उनके वर्गीय हितों को पूर्ण करने में असफल होते हैं, वहां पर दबाव समूह विकसित होकर उनके हितों की पूर्ति करते हैं। ये जो समूह होते हैं वे गैर शासकीय होते हैं या कहना चाहिए कि गैर सरकारी होते हैं और अराजनीतिक होते हैं, लेकिन इतने अधिक सक्रिय होते हैं कि उसके कारण शासन के निर्णय प्रभावित होते हैं। वर्तमान राजनीति विज्ञान केवल राज्य और शासन का विज्ञान नहीं है, बल्कि उसमें दबाव समूह, हित समूह के बारे में बात करना भी आवश्यक हो गया है। दबाव समूह लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और जहां कहीं भी लोकतंत्र है, वहां पर राजनीतिक दलों के विकास के साथ साथ दबाव समूह या हित समूहों का भी विकास हुआ है। ये गैर सरकारी और अराजनीतिक संगठन होते हुए भी शासकीय प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। इनका उद्देश्य राजनीतिक दलों की भांति सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि सत्तारूढ़ दल की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करना होता है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, दबाव समूह चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों के कार्यक्रम बहुत अधिक व्यापक और उद्देश्य बहुत अलग होते हैं, जबकि दबाव समूह के उद्देश्य अपेक्षाकृत संकुचित होते हैं। राजनीतिक दल व्यवस्थापिका में कार्य करते हैं और दबाव समूह व्यवस्थापिका के बाहर काम करते हैं। ये व्यक्तिगत संगठन होते हैं जो विशेष सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में नीति निर्धारण और प्रशासन पर दिन प्रतिदिन इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब हम ये देखेंगे कि हित समूह या दबाव समूह क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। प्राय
हित समूह और दबाव समूह को एक समान मानते हुए इनको दबाव समूह के नाम से संबोधित किया जाता है, किंतु हित समूह वाले लोग केवल हितों के उद्देश्य को रक्षा करने के लिए संगठित होते हैं, जैसे मजदूर संगठन है, कृषक है, उद्योगपति है, शिक्षक और व्यवसायी संघ होते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक समाज और देश में विभिन्न हितों के आधार पर बहुत सारे हित समूह देखने को मिलते हैं, जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक आदि हितों की रक्षा करना होता है। एक व्यक्ति के समाज में अनेक हित हो सकते हैं, अतः वो एक साथ अनेक हित समूहों का सदस्य भी हो सकता है। प्रत्येक समाज में अलग अलग हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए बने हित समूहों का उद्देश्य होता है अपने हितों की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। तो वह हित समूह दबाव समूह बन जाते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय होकर शासन को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं, तो वह हित समूह दबाव समूह बन जाते हैं। अथवा जब कोई हित समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार की सहायता चाहने लगता है, पर अपने सदस्यों के हितों के अनुकूल कानून निर्माण और उसमें संशोधन के लिए विधेयक को प्रभावित करने लगता है, तो वह हित समूह दबाव समूह बन जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जब कोई हित समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव डालने लगता है, तो उसे हम दबाव समूह कहते हैं। तो स्पष्ट है कि आपको दबाव समूह का अर्थ समझ में आ गया होगा, और मैंने हित समूह और दबाव समूह दोनों में अंतर भी बताया है। हित समूह जो होते हैं वो अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुनय, विनय और समझौता वार्ता जैसे वैधानिक साधनों का सहारा लेते हैं, और दबाव समूह प्रायः तोड़-फोड़, आतंक, हिंसा और दबाव के साधनों का प्रयोग करते हैं। इसलिए दोनों में सूक्ष्म अंतर देखा जा सकता है। अब दबाव समूह की परिभाषा को तो जितने विचारक राजनीति विज्ञान में हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दबाव समूह की परिभाषा दी है। और ये वैसे देखा जाए तो निष्क्रिय रहते हैं। जब उनका कोई हित सामने उभर कर आता है तो वे सक्रिय हो जाते हैं, जैसे ही हित की पूर्ति होती फिर से वे निष्क्रिय हो जाते हैं। कहीं भी आपको ऐसे दबाव समूह दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब उनके हित प्रभावित होंगे तो आपको हर तरफ से हित समूह दिखाई देंगे, दबाव समूह दिखाई देंगे, जो सरकार के ऊपर अपने कार्यों को करने के लिए प्रभाव डालते हुए दिखाई देंगे। तो जब इनका हित प्रभावित होता है तब ये सक्रिय होते हैं, और जब हित प्रभावित नहीं होता तो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। बहुत सारे विचारकों ने अपनी परिभाषा दी है। एक आर.सी. बोन है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों का संयोजन ही दबाव समूह है, जो शासन प्रक्रिया पर औपचारिक नियंत्रण के बिना ही समाज के मूल्यों के अधिकाधिक नियंत्रण में अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता के मुद्दे बनाता है। माइनर वीनर ने कहा है कि दबाव समूह का अभिप्राय स्वेच्छा है, शासकीय ढांचे से बाहर रहकर शासकीय अधिकारियों के निर्वाचन, मनोनयन तथा सार्वजनिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन अगर हम परिभाषाओं का अध्ययन करें तो हमको पता चलता है कि दबाव समूह राजनीतिक दल नहीं है, ना ही निर्वाचनों में भाग लेते हैं। ये एक समान उद्देश्य वाले व्यक्तियों का समूह होता है, जो अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन और राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की चेष्टा करता है। इनका संबंध विशिष्ट मामलों से होता है, और ये शासन एवं राजनीतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं तथा अपने हितों का संकट होने पर ये सक्रिय होते हैं, अन्यथा निष्क्रिय बने रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दबाव समूह जो हैं वो शासन के नीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या प्रयत्न करते हैं।
अब दबाव समूह की हम देखेंगे विशेषताएं क्या होती है। उन विशेषताओं से आप आकलन कर पाएंगे यही उनके गुण हैं, यही उनकी विशेषताएं हैं और यही उनकी कहना चाहिए विशेष प्रकार के जो गुण होते हैं वो भी यही है। तो क्या विशेषताएं हैं उनकी प्रेशर ग्रुप की? तो पहला मैंने अभी तक आपको जो बताया उसमें कि ये एक गैर सरकारी संगठन होते हैं। दबाव समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि ये पूर्णतः गैर सरकारी और निजी संगठन होते हैं जो कुछ स्वार्थ अथवा भ्रष्टाचारी उद्योगपतियों, अधिकारियों, श्रमिकों और समाज के प्रभावशाली लोगों के द्वारा मनमाने ढंग से संगठित कर लिए जाते हैं। इनका कोई संवैधानिक आधार नहीं होता। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैर सरकारी संगठन। दूसरी विशेषता है अराजनीतिक संगठन। दबाव समूह अराजनीतिक संगठन होते हैं। दबाव समूह ना तो राजनीतिक संगठन होते हैं और ना ही सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है। शासकीय और राजनीतिक ढांचे से बाहर रहकर ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी गतिविधियों और शासकीय नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। निर्वाचन में जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं उन प्रत्याशियों को जिताने में उनकी सहायता करने, उनके हित की साधना करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ये उसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन इनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता। फिर पारस्परिक सहयोग का अभाव पाया जाता है। भारत में जितने भी आपको दबाव समूह देखने को मिलेंगे उसमें सहयोग और सद्भाव की कमी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इन गुटों में प्राय कटुभाव और संघर्ष होता रहता है। परिणाम स्वरूप सरकार इन दबाव गुटों का विशेष ध्यान नहीं रखती और जो कि उनके लिए हानिकारक होता है। और संगठन का स्वरूप निश्चित, दबाव समूहों का कोई संवैधानिक आधार न होने के कारण इनका जो संगठनात्मक स्वरूप है वह भी निश्चित नहीं होता। ये संगठित या असंगठित, औपचारिक या अनौपचारिक भी हो सकते हैं। इसलिए अलग अलग तरह से उत्पन्न होते हैं और अलग अलग तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कार्यकाल अनिश्चित। दबाव समूहों का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता क्योंकि ये विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। जब उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जब उद्देश्य या हित दिखाई देता है तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। सुनिश्चित और सीमित सदस्यता। दबाव समूह की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक या अनिवार्य नहीं होता है। ये समूह अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति और हितों के लिए संगठित होते हैं। लक्ष्य के पूर्ति के बाद इनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। फिर बाह्य नियंत्रण का अभाव। भारतीय दबाव समूह, मैं भारतीय दबाव समूह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विभिन्न देशों में दबाव समूह का बड़ा महत्व है। हम देखते हैं तो प्राय हमको बाह्य नियंत्रण देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए श्रमिक संघों का मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों का प्रभाव होता है। ये दबाव समूह की एक प्रमुख विशेषता है। फिर सैद्धांतिक वचनबद्धता का अभाव। भारत में दबाव समूह की ये विशेषता है कि ये दबाव समूह सिद्धांतों से प्रभावित नहीं है जितने कि धर्म, जाति, भाषा इससे ज्यादा प्रभावित है। और सर्वव्यापकता। दबाव समूह को आधुनिक युग में लोकतंत्र का पोषक और सहयोगी माना जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में इनका होना स्वाभाविक है। परंतु राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन ये प्रत्येक व्यवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि निरंकुश और साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था में भी इनका अस्तित्व दिखाई देता है। परंतु इनकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत गुप्त और सीमित रहती है। इसलिए दबाव समूह साम्यवादी राज्यों में भी होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वव्यापी कहा जा सकता है। उचित और अनुचित साधनों का प्रयोग। दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना होता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। इसके लिए वे उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, वैधानिक, अवैधानिक, अशांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। गुप्त रूप से कार्यवाही भी करते हैं और बहुत सारे साधनों के द्वारा भ्रष्ट करने का भी प्रयास करते हैं।
अमेरिका में आप देखते हैं तो दबाव समूह का बहुत अधिक महत्व है। उन्हें राजनीति के आवश्यक अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार किया है, परंतु भारत में दबाव समूहों को हेय दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें प्रजातंत्र की आधारशिला को नष्ट करने वाला माना जाता है। इसलिए सरकार प्रायः उनकी उपेक्षा करती है। फलतः इन दबाव गुटों को अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए आंदोलन, रैलियों, घेराव, भूख हड़ताल आदि का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण हिंसात्मक घटनाएं हो जाती है। ये थी विशेषताएं या गुण भी कह सकते हैं हम दबाव समूह के। अब हम दबाव समूह के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने कितने दबाव समूह हैं और वो किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। चूंकि भारत में दबाव समूह का उदय और विकास पश्चिमी देशों के जैसा नहीं हुआ है, क्योंकि पश्चिमी देशों में दबाव समूह के उदय का प्रमुख कारण वर्गीय हित रहा है, परंतु भारत में दबाव समूह के उदय या विकास का प्रमुख कारण सामाजिक, क्षेत्रीय, जाति, भाषाई, वर्गीय और विभिन्न आधारों पर हुआ है। इसलिए हमको बहुत सारे दबाव समूह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो दबाव समूह मिलता है वो है संस्थागत दबाव समूह। संस्थागत दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही, मुख्यमंत्री क्लब आदि में सक्रिय रहते हैं। इनका औपचारिक संगठन होता है। ये स्वायत्त रूप से गतिशील होते हैं और जैसे इसमें बहुत सारे दबाव समूह हैं, जैसे कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्रियों का दबाव समूह, फिर नौकरशाही, ये इतने सारे उसमें आपको दबाव समूह देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैंने बताए वो संस्थागत दबाव समूह हैं। फिर सांप्रदायिक दबाव समूह, जैसा कि आपको पता है कि भारत विविधताओं वाला देश है। इसमें विभिन्न धर्म और भाषा को मानने वाले लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और भारतीय संविधान ने उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया है और इस कारण अभी तक भारतीय राजनीतिक जीवन से सांप्रदायिकता का उन्मूलन नहीं हो पाया है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों ने उपासना, कर्मकांडों, मान्यताओं और प्रथाओं को लेकर अनेक मत और अपने अपने सामुदायिक संगठन खड़े कर लिए हैं। इसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति, जमाते इस्लामी, मुस्लिम हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, आर्य प्रतिनिधि सभा, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, पारसी एसोसिएशन आदि प्रमुख है। ये सांप्रदायिक हितों की रक्षा करने के लिए या उनको संरक्षण देने के लिए शासन को प्रभावित करते हैं, मतदाताओं के वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये है सांप्रदायिक दबाव समूह जो संप्रदाय के आधार पर गठित है और जो भी राजनीतिक दल उनके हितों का संवर्धन करता है उसको मतों के आधार पर प्रभावित करते हैं। फिर है जातीय दबाव समूह। जातिवाद भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख तत्व रहा है। प्रारंभ से ही भारतीय समाज में विभिन्न जातियां और उपजातियां रही है, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के संगठन बन गए हैं और उन्होंने राजनीति और शासन को प्रभावित किया है। जैसे महाराष्ट्र में मराठाओं का समूह कृषि मजदूर दल, तमिलनाडु में नाडार जाति संघ है, केरल में नायर सर्विस सोसाइटी है, गुजरात की जाट सभा है और राजपूत सभा है, आंध्र प्रदेश में कंपा और रेड्डी जातीय समुदाय ऐसे संगठन हैं जो जातीय दबाव समूह के रूप में कार्यरत है। और राजनीतिक दल भी जातीय आधार पर ही निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और राजनीतिक और अराजनीतिक नियुक्तियों को अपने हितों की रक्षा के लिए प्रभावित करते हैं। फिर आता है क्षेत्रीय दबाव समूह। भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उसको 28 भागों में विभक्त करके रखा हुआ है। अलग अलग क्षेत्र है, सबके अलग अलग हित है और क्षेत्रीय आधार पर बहुत सारे, कहना चाहिए दबाव समूह बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं और शासन को उनसे कई बार समझौता भी करना पड़ता है। जैसे
जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दबाव के कारण संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना प्रमुख है। इसी तरह डीएमके के दबाव में आकर मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा जाना, मिजो नेशनल फ्रंट के नेताओं ने समझौता करके मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया, मेघालय और नागालैंड राज्यों का निर्माण, असम गण परिषद के आंदोलनकारियों से समझौता आदि दबाव समूह के कारण ही ये परिवर्तन हो पाए हैं। पंजाब में खालिस्तान की मांग, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की मांग, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की मांग, ये जो भी था वो सब दबाव समूह के दबाव डालने के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। कभी कभी इनके प्रभाव के कारण शासन को निर्णय भी बदलना पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना, बांध का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण आदि भी दबाव समूह के कारण करने पड़ते हैं। और जो भारत के दबाव समूह हैं वो भारतीय राजनीति को अनेक तरह से प्रभावित करते हैं। फिर आते हैं हम भाषाई दबाव समूह। भारत एक विभिन्न भाषा भाषी वाला देश है। संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। साथ ही प्रत्येक राज्य को अपनी अपनी भाषा के अनुसार मुख्य भाषा रखने का अधिकार दिया है। चूंकि पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इनका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है, इसलिए उर्दू भाषा को समुचित स्थान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में अंजुम तारीख हिंद संगठन का निर्माण किया गया, जो भाषाई आधार पर गठित था। दबाव समूह निरंतर शक्तिशाली होते जा रहे हैं और अपनी शक्तियों को मान्यता देने और उनका विशेष संरक्षण करने के लिए शासन पर दबाव डालते रहते हैं। और कई दबाव समूह के कारण केरल समाज, कन्नड़ समाज, तेलुगु कॉन्फ्रेंस, हिंदी साहित्य सम्मेलन, तमिल संघ आदि ऐसे दबाव समूह हैं जो भारतीय राजनीति में शक्तिशाली भूमिका निभा रहे हैं। आपने बहुत पहले सुना होगा कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध को लेकर बहुत अधिक प्रदर्शन हुए। वे केवल उनको भाषा आने के बावजूद भी वो अपनी भाषा में बात करना पसंद करते हैं। तो ये भी एक दबाव समूह के कारण भारतीय राजनीति की हानि होती जा रही है। फिर वर्गीय या आर्थिक दबाव समूह। आपको मालूम है कि अर्थ व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करता है, इसलिए इसका उद्देश्य विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। वे अपने आधुनिक परिवेश में राजनीति में सक्रिय हैं और शासन पर दबाव डालते रहते हैं। जैसे व्यावसायिक दबाव समूह। व्यावसायिक दबाव समूह में आप फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश व्यापार वाणिज्य मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि उद्योगपतियों के संगठन हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा मिल मालिक संघ, भारतीय मालिकान संघ, टाटा, बिरला, डालमिया, साहूजैन, गोयनका, थापर, सिंहानिया और रिलायंस के अंबानी, ये स्वयं एक व्यापार समूह है जो अपनी नीतियों, अपने उद्देश्यों के आधार पर शासन की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं आर्थिक समूह में जैसे व्यावसायिक दबाव समूह है, वैसे श्रमिक संघ भी है, फिर कृषक संघ भी है और उसके बाद छात्र संगठन भी है, कर्मचारी या शिक्षित वर्गों का दबाव समूह भी है। तो इतने सारे आपको दबाव समूह देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं 7वें पॉइंट के ओर। उसको हम कह सकते हैं वैचारिक या गांधीवादी समुदाय। भारत में वैचारिक प्रतिबद्धता बहुत कम होते हुए भी लोग विचारधारा के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं। इसमें साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराओं के अतिरिक्त एक विचारधारा और भी है जिसको कि हम गांधीवादी विचारधारा कहते हैं, जो कि गांधी जी के कार्यक्रमों और विचारधारा पर जुड़ी है और उनके ही कार्यक्रमों और विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का कार्य करती है और गांधीवादी तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे सेवा संघ है, सर्वोदय है, भूदान है, खादी ग्रामोद्योग संघ है, गांधी शांति प्रतिष्ठान है, जो शासकीय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते। चलिए, इसके अतिरिक्त इसका जो नेतृत्व है वो विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, काका कालेलकर,
दादा धर्माधिकारी जैसे प्रखर व्यक्तित्व वाले संत करते हैं। संसद, विधानमंडल और मंत्रीगण इनको आदर की दृष्टि से देखते हैं और उनकी नीतियों और सुझावों को राजनीति में बड़ा आदर दिया जाता है। इसलिए ये अपने हितों के अनुसार राजनीति को प्रभावित करते हैं। फिर मानवीय अधिकार रक्षक समुदाय मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए भी कुछ दबाव समूह सक्रिय है, जिसमें पीपल्स यूनियन फ्रंट सिविल लिबर्टीज और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स दो प्रमुख संगठन आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक और संगठन है जिसको कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये अपने उल्लेखनीय कार्य करते हैं। इन संगठनों के निर्माण में न्यायमूर्ति मारकुंडे की भूमिका प्रमुख रही है। मधु मेहता ने भी एक दबाव समूह का गठन किया है जिसे हिंदुस्तानी आंदोलन कहा जाता है और ये राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा युवा तर्क दबाव समूह भी है। कांग्रेस दल और सरकार से संबंधित एक और दबाव गुट 1996 में बनाया गया, या कहना चाहिए भारतीय राजनीति में सक्रिय हुआ, जिसे युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। युवा तुर्क का मतलब होता है वामपंथी विचारधारा और दूरगामी आर्थिक परिवर्तन में विश्वास करने वाले संसद सदस्य। कांग्रेस विभाजन के पश्चात इस वामपंथी गुट में अनेक राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया था। वे शासन की पूंजीवादी समर्थक नीतियों की कटु आलोचना करते हैं और समाजवादी निर्णयों के क्रियान्वयन पर जोर देते हैं, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नरेशों के शाही विशेषाधिकार, शाही थैली उन्मूलन, सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण, गेहूं व्यापार का राष्ट्रीयकरण आदि सब वामपंथी गुट का ही परिणाम कहा जा सकता है। कभी कभी ये यंग तुर्क जैसे गुट अपने विशेष हितों के लिए भी सक्रिय रहते हैं। जब मार्च 1972 में इस गुट के एक सदस्य को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया था, तो गुट के सदस्य एकजुट होकर प्रधानमंत्री से मिलने गए। इस प्रकार ये राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। फिर है प्रदर्शनकारी दबाव समूह। प्रदर्शनकारी दबाव समूह उनको कहा जाता है जो अपने हितों की पूर्ति करने के लिए क्रांतिकारी या अवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगे, अन्य आक्रामक साधन वो अपनाते हैं। और प्रदर्शनकारी विरोध और प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कई प्रकार से करते हैं, जैसे जनसभाएं, पद यात्रा, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना, अग्निदाह, आवागमन अवरुद्ध करना, घेराव आदि प्रमुख है। इनके द्वारा संगठित गुट न केवल असंतोष व्यक्त करते हैं बल्कि सरकार के निवेश और निर्गत ढांचे को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के वो है महाराष्ट्र में शिवसेना, बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन, अखिल असम विद्यार्थी संघ निर्माण समिति। ये सब प्रदर्शनकारी दबाव समूह हैं, जिसके कारण चेन्नई, मुंबई और पंजाब राज्यों का विभाजन हुआ और पूर्वांचल में नए राज्यों का निर्माण करना सरकार को आवश्यक हो गया। इसके अलावा गौवध की नीति के लिए साधुओं ने अनशन किया और हिंदी भाषा के समर्थकों ने अंग्रेजी के विरोध में सत्याग्रह किया। महाराष्ट्र में प्रांतीयता की संकुचित भावना के प्रसार के लिए शिवसेना का गठन किया गया, जिसमें बाल ठाकरे की भूमिका प्रमुख रही। वर्तमान में एक ऐसा दबाव समूह बिहार की मजदूर किसान संग्राम समिति है, जिसके जन्मदाता और अध्यक्ष डॉक्टर विनयन है। ये दबाव समूह द्वारा भूस्वामी वर्ग के दबाव समूह द्वारा भूमिहार सेना आदि का विरोध किया जा रहा है। भले ही बिहार सरकार ने इसे गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। मार्च 1975 में गुजरात विधानसभा को भंग करने का निर्णय नवनिर्मित समिति जैसे दबाव समूह के कारण लेना पड़ा। असम आंदोलन प्रदर्शनकारी दबाव समूह का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस प्रकार ये प्रदर्शनकारी दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय राजनीति को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। एक और दबाव समूह है, वो है विदेशी दबाव समूह। भारत,
विश्व का एक बहुत बड़ा भाग है, महत्वपूर्ण देश है। इसके लिए विदेशी दबाव समूह का होना भी स्वाभाविक है। भारत में अमेरिकी, रूसी और अरब देशों के दबाव समूह विशेष रूप से सक्रिय है। अमेरिका का दबाव समूह सूक्ष्म है और सामान्यतः अदृश्य या अप्रत्यक्ष होते हुए भी CIA के माध्यम से भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। और यह दबाव समूह विश्व बैंक और मुद्रा कोष से भी भारत पर दबाव डालता है। रूस का साम्यवादी दल तो प्रत्यक्ष रूप से एक महत्वपूर्ण दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। भारतीय साम्यवादी दल रूस से परामर्श और निर्देशन प्राप्त करता है। भले ही सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन साम्यवादियों का प्रभाव भारतीय राजनीति में पूर्ववत बना हुआ है। अरब देशों का प्रभाव भी बहुत अधिक सशक्त है। भारत की तेल पर अरब देशों पर निर्भरता है, जिसके कारण अरब देशों के साथ बढ़ते हुए व्यापारिक संबंधों के कारण अरब देशों पर पर्याप्त रूप से निर्भर है। अरब देशों का एक विशेष दबाव समूह भारत में बन गया है। यह दबाव समूह भारत के आंतरिक निर्णयों को प्रभावित करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी प्रकार की राज व्यवस्था में विदेशी लॉबी सक्रिय रहती है। विदेशों में सरकारी और गैर सरकारी हितों के संरक्षक प्रतिनिधि लॉबी कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अनेक दबाव समूह, हित समूह हैं जो शासन की नीतियों को निर्धारित करने में, पालन करने में, बनाने में बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। दबाव समूह की प्रमुख पद्धतियां। निश्चित रूप से आपने हित समूह, दबाव समूह, लॉबी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि ये दबाव समूह जब उत्पन्न होते हैं तो इनकी प्रमुख पद्धतियां क्या रहती है, या ये किस प्रकार की नीति का आश्रय लेते हैं। तो निश्चित रूप से दबाव समूह अपने हितों के संवर्धन, रक्षा और पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों का सहारा लेते हैं। सबसे पहले तो प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार के कारण वो अपने हितों को जनता तक पहुंचाते हैं। समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन है, चलचित्र है, इसके माध्यम से पत्र पत्रिकाओं में लेख छपवाना, विज्ञापन देना, समय समय पर गोष्ठियों का आयोजन करना, आंकड़ों का प्रदर्शन करना इनकी कार्यशैली के अंतर्गत आता है। ये प्रचार प्रसार इस तरह से वो करते हैं ताकि जनता को उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। फिर शांतिपूर्ण आंदोलन भी करते हैं। कई गांधीवादी सांकेतिक हड़ताल, कलमबंद, चॉकडाउन, हड़ताल, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन, अधिकारियों का घेराव आदि साधनों को अपनाते हैं। तो ये शांतिपूर्ण तरीका है। फिर राजनीतिक दलों से संपर्क रखते हैं। जब भी चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को वो धन देते हैं ताकि निर्वाचन में उनकी हितों की रक्षा करने वाला प्रत्याशी जीते और आगे चलकर उनके हितों की पूर्ति हो सके। फिर विधेयकों को प्रभावित करना, जो बिल होते हैं उनको भी वे प्रभावित करते हैं। व्यवस्थापिका में जो भी कानून या विधेयक रखा जाता है उनको भी वे प्रभावित करते हैं। संसद सदस्यों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और संसद सदस्यों से उनके प्रतिनिधि मिलते हैं, तार और पत्र भेजते हैं, संसद भवन के समय रैलियां और प्रदर्शन करते हैं ताकि उनकी बात वहां पहुंच सके। फिर गोष्ठियां आयोजित करना। दबाव समूह अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए गोष्ठियां, सेमिनार, भाषण मालाएं आदि का आयोजन करते हैं, जिसमें संसद और विधानमंडल के सदस्यों को आमंत्रित करते हैं और उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। फिर जनप्रतिनिधियों से संपर्क। दबाव समूह की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनमत को किस सीमा तक वो प्रभावित करा पाते हैं। प्रचार साधनों के बढ़ जाने के कारण दबाव समूह के लिए अब ये संभव है कि अपनी मांगों को जनता तक पहुंचा सके। वे जनता से व्यक्तिगत संपर्क करके या अन्य माध्यम से उनके दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके हितों का संवर्धन हो सके। मंत्रियों को प्रभावित करने का प्रयास। भारत, ब्रिटेन, जापान आदि सभी संसदीय व्यवस्था वाले देश हैं और उसमें वास्तविक सत्ता मंत्रियों के हाथ में होती है और दबाव समूह और उनके प्रतिनिधि इनसे साठगांठ करने की कोशिश करते हैं। वैसे मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण प्रत्येक महत्वपूर्ण नीति पर
पूरे मंत्रिमंडल की सहमति आवश्यक होती है। इसलिए दबाव समूह किसी एक मंत्री को प्रभावित करके अपने हितों को एक निश्चित सीमा तक ही पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए उनको सभी व्यक्तियों को प्रभावित करना आवश्यक होता है। फिर सरकारी पदाधिकारियों पर दबाव। समूह के प्रतिनिधि अधिकारी वर्ग से मेलजोल बढ़ाते हैं। उनका ये प्रयास रहता है कि पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करके ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाए जो किसी समय उच्च सरकारी पदों पर आसीन थे, ताकि उनके पहुंचने में उनको आसानी हो जाए। फिर न्यायपालिका की शरण में कभी कभी दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए न्यायपालिका की शरण भी लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण कर प्रणाली, वेतन नीति और कर्मचारी की सेवा शर्तों के संबंध में न्यायपालिका से शरण लेते हैं। व्यापार मंडल और मजदूर संघ कई बार कानूनों को अदालत में चुनौती देते हैं। फिर रिश्वत, बेईमानी और अन्य उपाय। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए रिश्वत, घूस देने से भी नहीं हिचकिचाते। बेईमानी के तरीकों का वो यथासंभव प्रयोग करते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने के लिए आगे रहते हैं। बड़े बड़े होटलों में प्रीति भोज का आयोजन करना, मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित करना, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शीर्षस्थ राजनीतिज्ञों के परिवारजनों और संबंधियों को तथा अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारियों को अधिक वेतन पर नियुक्त करने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, ताकि उनके हितों का संवर्धन हो सके। और एक और तरीका है, वो ये है हिंसा और तोड़फोड़। तो लोकतंत्र में हिंसा और तोड़फोड़ करना अवैधानिक है, किंतु जब शांतिपूर्ण साधन या शांतिपूर्ण आंदोलन दबाव समूह के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाते, तो वे तोड़फोड़ और हिंसा का आश्रय लेते हैं, जिसमें वे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं, राजकीय अधिकारियों या संसदीय अधिकारियों पर पथराव करते हैं, मुंह काला करते हैं या मारपीट करते हैं, आतंक का वातावरण बनाते हैं, विमानों का अपहरण करते हैं, निर्दोषों की हत्या करते हैं आदि बहुत सारे अवैधानिक अमानवीय साधनों का सहारा लेते हैं। और पंजाब में आतंकवादी दबाव समूह के द्वारा की जा रही हिंसात्मक तोड़फोड़ की गतिविधियां इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जहां कहीं भी हिंसा हो रही है, वो देखा जाए तो दबाव समूह के हितों की वृद्धि के या संवर्धन के लिए हो रही है। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूहों का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि दबाव समूहों को वर्तमान में लोकतंत्र का पोषक और सहयोगी माना जाता है और इनके अस्तित्व को आवश्यक माना जाता है। शासन के कार्य क्षेत्र में विस्तार हो जाने के कारण शासक समाज के सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, अतः समाज के सभी वर्ग दबाव समूहों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करते हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों का संतुलन, हितों का संतुलन बना रहता है। दबाव समूहों का दबाव जब तक शासन को बाध्य नहीं कर देता, तब तक समाज के कुछ वर्गों की मांगों और हितों की शासन उपेक्षा करता ही रहता है। लेकिन जब पूर्ति हो जाती है, तो निश्चित रूप से जब वो दबाव डालते हैं, तब उनकी पूर्ति होती है। तो कहना चाहिए कि दबाव समूह स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक है। उपयोगी सूचनाएं शासन को देते हैं, प्रचार कार्य भी करते हैं, शासन और प्रशासन के बीच में और जनता के बीच में संचार का प्रमुख साधन है और सरकारी निरंकुशता को कम करते हैं, संतुलन विभिन्न वर्गों के बीच में बनाए रखते हैं, विधि निर्माण में विधेयकों की सहायता करते हैं, इसके अलावा दलीय पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि इनका महत्व बहुत अधिक है। लेकिन भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की विशेष भूमिका है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी भूमिका में वास्तविक लोकतंत्र का निर्वाह नहीं हो पाता, क्योंकि दबाव समूह साधन संपन्न होते हैं और अब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अपने हितों के लिए प्रभावित करते हैं। जैसे अनुचित साधनों का प्रयोग करके शासन तंत्र को नष्ट करते हैं, राजनीतिक जीवन में अनैतिकता फैलाते हैं, वर्गीय हितों के कारण सामान्य हितों को चोट पहुंचती है, गतिविधियां जो होती है उसके कारण संघर्ष होता है। ये दबाव समूह निर्बल और असंगठित होते हैं, जिसके कारण न्याय नहीं हो पाता। विदेशी लॉबीज या होने के कारण हमारे सुरक्षा संबंधी गुप्त दस्तावेज तक प्राप्त करने में ये सफल हो जाते हैं।
अनेक अवसर पर सरकार के सामने ऐसी मांग रखते हैं, ऐसे गलत तरीके अपनाते हैं जिसको कोई भी सरकार नहीं मान सकती। दबाव समूह सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण समाज के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शासन व्यवस्था ठप्प हो जाती है, कर्मचारी काम करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार इसकी बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी समाज लोकतंत्र की स्थापना के लिए जिस प्रकार राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दबाव समूह, हित समूह का होना अत्यधिक आवश्यक है। निश्चित रूप से ये सरकार को, शासन को प्रभावित करते हैं, लेकिन हर समय प्रभावित नहीं करते। जब उनके हितों का संवर्धन या रक्षा करनी होती है तभी वो सरकार से संपर्क स्थापित करते हैं, अन्यथा वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। लेकिन इसका ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। अब आपके लिए ये प्रश्न आएंगे कि क्या है दबाव समूह, उसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, दबाव समूह के प्रकार क्या है, दबाव समूह के साधन क्या है, दबाव समूह की आलोचनाएं क्या है, दबाव समूह का महत्व क्या है, कितने सारे विशेषताएं क्या है। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में, और ये 40 मिनट के हमारे वार्ता से आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा, और निश्चित रूप से आपको परीक्षा में ये प्रश्न, ये जो मैंने बताया है, ये आपको हल करने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे एमए राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र, भारत सरकार और राजनीति पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम दबाव समूह, अर्थ, प्रकृति और प्रकार। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। निवेदिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल। कार्यालय सहायक थीं कृति निगम भटनागर और स्टूडियो सहायक विजय कहार। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।